तो आज हम मौर्य साम्राज्य की जड़ों में उतर रहे हैं, मतलब कैसे ये साम्राज्य शुरू हुआ, शुरुआती शासक कौन थे। हाँ, और इसके लिए हमारे पास स्रोत भी काफी अलग अलग तरह के हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो है ही, बिल्कुल। और विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका। हाँ, और बौद्ध ग्रंथ भी हैं, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, फिर पुराण और जूनागढ़ अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। सही। तो मिशन ये है कि इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य और फिर बिंदुसार, इनके दौर में क्या खास हुआ। बिल्कुल, और खासकर ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि मौर्यों की उत्पत्ति को लेकर, मतलब वो किस कुल के थे, इस पर इतने अलग अलग दावे क्यों हैं इन स्रोतों में। हाँ, ये उत्पत्ति वाला सवाल तो वाकई उलझा हुआ है। पर उस पर आए उससे पहले कहानी शुरू कहाँ से होती है। नंद वंश का वो आखिरी राजा घनानंद और चाणक्य, उनका क्या मामला था। देखिए, कहानी यही है कि चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, वो एक विद्वान ब्राह्मण थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की नंद राजा घनानंद को सत्ता से हटाने में। अच्छा। कोई खास वजह? हाँ, कुछ कथाएं हैं कि चाणक्य का अपमान हुआ था नंद दरबार में और फिर उन्होंने बदला लेने की ठानी। मुद्रा राक्षस जैसे नाटकों में तो और भी नाटकीय बातें हैं। जैसे चाणक्य ने विष कन्याओं का इस्तेमाल किया, मतलब जहरीली लड़कियां जिनका इस्तेमाल राजनीतिक हत्या के लिए होता था। यहां तक कि पाटलिपुत्र की झील में जहर मिलाने जैसी बातें भी हैं ताकि घनानंद कमजोर पड़ जाए। विष कन्या, वाकई ये तो बहुत नाटकीय लगता है, पर इससे उस दौर के सत्ता संघर्ष की एक झलक तो मिलती है ना? हाँ बिल्कुल, राजनीति में शायद हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये चंद्रगुप्त खुद कौन थे। इसी पर तो इतने मतभेद हैं। हाँ, बताइए जरा, ये अलग अलग स्रोत क्या कहते हैं। यहीं पर इतिहास की परतें खुलती हैं। देखिए, विशाखदत्त का नाटक मुद्रा राक्षस, वो चंद्रगुप्त को नंद राजा और मुरा नाम की एक शूद्र महिला का बेटा बताता है, मतलब निम्न कुल का। अच्छा। और बौद्ध ग्रंथ, वो एकदम अलग बात कहते हैं। दीपवंश और महावंश जैसे ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय कुल का बताते हैं। हो सकता है बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को इतना बढ़ावा दिया तो वो मौर्य वंश को एक ऊंचे कुल से जोड़ना चाहते थे। ये तर्कसंगत लगता है। और पुराण या फिर वो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, पुराणों में उन्हें शूद्र ही माना गया है, जबकि जूनागढ़ का अभिलेख उन्हें वैश्य बताता है। और मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के लिए कुलहीन जैसा कोई शब्द इस्तेमाल किया, जिसका मतलब भी शायद साधारण या निम्न कुल ही रहा होगा। तो जाहिर है उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर काफी कंफ्यूजन है स्रोतों में। बिल्कुल, कोई एक राय नहीं है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने कौटिल्य की मदद से इतनी बड़ी नंद सेना को हराया, फिर उनका सामना हुआ सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से उत्तर पश्चिम में। हाँ, सही। सिकंदर के जाने के बाद सेल्यूकस ने उसके पूर्वी हिस्सों पर, खासकर उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों पर अपना कब्जा जमाया था। चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हराया। और फिर संधि हुई। हाँ, और संधि की शर्तें भी बड़ी दिलचस्प थीं। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया, शायद चाणक्य की सलाह पर, और आजकल के अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका चंद्रगुप्त को सौंप दिया। अच्छा, और बदले में? बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए, जो उस समय बहुत बड़ी सैन्य संपत्ति थी। 500 हाथी, सोचिए जरा। और मेगास्थनीज, वो भी तो सेल्यूकस ने ही भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में। हाँ बिल्कुल, मेगस्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के तौर पर पाटलिपुत्र में रहा और उसने इंडिका नाम की किताब लिखी। हालांकि वो अब अपने असली रूप में नहीं मिलती, पर उसके जो अंश दूसरे लेखकों ने कोट किए हैं वो उस समय के भारत के बारे में जानकारी का अहम स्रोत हैं। अच्छा, और चंद्रगुप्त का अंत कैसे हुआ, वो भी काफी अलग तरीके से बताया जाता है। हाँ, कहते हैं कि उनके शासन के आखिरी सालों में मगध में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। इसके बाद उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और फिर वो दक्षिण भारत चले रहे। जी, जैन संत भद्रबाहु के साथ वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए और वहीं उन्होंने सल्लेखना व्रत से अपने प्राण त्याग दिए। सल्लेखना मतलब स्वेच्छा से अन्न जल त्याग देना। हाँ, जैन धर्म में ये एक आध्यात्मिक प्रथा है मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठे। उन्हें अमित्रघात कहा जाता था, इसका क्या मतलब है? अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इससे अंदाजा लगता है कि उन्होंने अपने पिता के विशाल साम्राज्य को न सिर्फ बनाए रखा, बल्कि शायद कुछ और इलाके भी जीते। कौन से इलाके? कुछ स्रोतों में उन्हें 2 समुद्रों के बीच की भूमि जीतने वाला बताया गया है। शायद इसका मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच का दक्षिणी क्षेत्र रहा हो, पक्का नहीं कह सकते।
और बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को भी संरक्षण दिया था, है ना? हाँ, ये भी एक खास बात है। आजीवक संप्रदाय, जिसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे और जो नियति को सर्वोपरि मानता था, उसे बिंदुसार का संरक्षण मिला। और एक और किस्सा है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के साथ उनके पत्र व्यवहार का, वो दार्शनिक वाली बात। हाँ, वो बड़ा मजेदार किस्सा है। बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीजें भेजने का अनुरोध किया था: मीठी यूनानी शराब, सूखे अंजीर और एक सोफिस्ट यानी एक यूनानी दार्शनिक। अच्छा। तो एंटियोकस ने भेजा। उसने शराब और अंजीर तो भेज दिए, पर दार्शनिक भेजने से मना कर दिया, ये कहकर के यूनानी कानून दार्शनिकों की खरीद फरोख्त की इजाजत नहीं देते। क्या बात है! तो ये पूरी कहानी, मतलब विभिन्न स्रोत मिलकर मौर्य साम्राज्य की शुरुआती तस्वीर कैसे बनाते हैं? चाणक्य की रणनीति, चंद्रगुप्त का उत्थान, उनकी जीतें और फिर बिंदुसार का शासन। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, उनकी उत्पत्ति को लेकर ये जो मतभेद हैं, वो हमें सिखाते हैं कि इतिहास को हमेशा कई नजरियों से देखना चाहिए। स्रोत हमेशा एक ही कहानी नहीं कहते। सही कहा। और शायद यही आज का विचार बिंदु भी हो सकता है श्रोताओं के लिए। हाँ, कि ये सोचना कितना दिलचस्प है कि आखिर मौर्यों की सामाजिक उत्पत्ति पर इतने अलग अलग दावे क्यों हैं? क्या ये अस्पष्टता जानबूझकर पैदा की गई थी? शायद बाद के शासकों ने अपनी छवि बेहतर करने के लिए, या फिर ये बस उस समय के अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक समूहों के अपने अपने नजरिए या पूर्वाग्रह थे जो हमें इन स्रोतों में दिखते हैं। बिल्कुल। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास असल में लिखा कैसे जाता है, उसे याद कैसे रखा जाता है, और किसकी कहानी समय के साथ बच पाती है और किसकी खो जाती है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सीधे गोता लगा रहे हैं सम्राट अशोक और उनके अनोखे शिलालेखों की दुनिया में। जी हाँ। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक नोट्स और तथ्य हैं और इनके जरिए हम अशोक के शासन, कलिंग युद्ध के बाद जो उनमें बदलाव आया और उनके धम्म के संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। और कहानी भी दिलचस्प है। एक ऐसा राजा जो एक भयानक युद्ध जीतता है, लेकिन जीत का जश्न नहीं मनाता। हाँ बिल्कुल। बल्कि वो हथियार डाल देता है और शांति और नैतिकता की बात करने लगता है। राइट। ये अपने आप में मतलब काफी अलग है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक बिंदुसार के बेटे थे और मौर्य साम्राज्य को इन्होंने ही सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचाया। जी। लेकिन देखिए, अब सिंहासन तक पहुंचना भी कोई सीधी कहानी नहीं थी। कुछ कहते हैं कि उन्हें अपने भाइयों से मुकाबला करना पड़ा गद्दी के लिए। बिल्कुल, ये बातें सुनने में आती हैं। और उनके शासनकाल का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है वो है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, हाँ। जो उनकी राजा बनने के 8 साल बाद हुआ, मतलब लगभग 261 ईसा पूर्व में। कलिंग तब एक आजाद राज्य था जिसे अशोक ने जीता, पर यह जीत बहुत हारी पड़ी। यहीं पर असल में कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है ना? जी। कहते हैं कि युद्ध में जो मारकाट हुई, जो तबाही हुई, उसे देखकर अशोक का मन एकदम बदल गया। हाँ, पूरी तरह से। उन्होंने तय किया कि अब वो युद्ध से नहीं, मतलब भेरी घोष से नहीं, बल्कि धर्म और नैतिकता यानी धम्म घोष से विजय पाएंगे। ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया होगा? ये सोचने वाली बात है। शायद युद्ध की वो सीधी क्रूर सच्चाई ने उन्हें अंदर तक हिला दिया हो, और फिर इस नए नजरिए को, अपने धम्म के विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही स्थायी तरीका चुना, पत्थर पर संदेश खुदवाना, शिलालेख। शिलालेख, अच्छा। और ये पूरे साम्राज्य में लगवाए गए। और मजे की बात यह है कि इन संदेशों को सदियों बाद जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज ने पढ़ा। ओ, तब जाकर हमें पता चला कि अशोक ने खुद क्या लिखवाया था। जी हाँ, तब हमें अशोक के अपने शब्द मिले। और ये सिर्फ मतलब छोटे मोटे संदेश नहीं थे, कई तरह के थे। हाँ, कई तरह के बड़े शिलालेख हैं, छोटे शिलालेख हैं, स्तंभों पर लिखे लेख हैं। जैसे जो प्रमुख शिलालेख हैं उनमें तो 14 अलग अलग बातें या घोषणाएं खुदी हुई हैं। 14? ये तो उस जमाने का एक तरह से मास कम्युनिकेशन जैसा लगता है। बिल्कुल कह सकते हैं, एक तरह से। और इनमें लिखी बातें हमें अशोक की सोच की झलक देती हैं। जैसे पहले ही शिलालेख में वो पशु बलि की निंदा करते हैं। अच्छा। दूसरे में मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए इलाज के इंतजाम की बात करते हैं। ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात हुई। हाँ, ये दिखाता है कि उनका धम्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों के और जानवरों के भी कल्याण से जुड़ा था। और वो 5वां शिलालेख भी शायद महत्वपूर्ण है। उसमें कुछ खास अधिकारियों का जिक्र है। जी हाँ, 5वें शिलालेख में वो धम्म महामात्र नाम के खास अफसरों की नियुक्ति की बात करते हैं। धम्म महामात्र? हाँ। इनका काम क्या था? इनका काम था धम्म का प्रचार करना
और ये देखना कि लोग नैतिक जीवन जी रहे हैं या नहीं, नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। मतलब उन्होंने अपने विचारों को लागू करवाने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया। बिल्कुल, एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। और 12वां शिलालेख तो और भी आगे जाता है। उसमें क्या है? उसमें सभी विचारों और संप्रदायों के सम्मान की बात कही गई है और स्त्री महामात्रों का भी जिक्र है। स्त्री महामात्र, ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही प्रगतिशील सोच लगती है ना? बहुत आगे की सोच थी। सबसे ज्यादा चर्चा शायद 13वें शिलालेख की होती है, जिसमें कलिंग युद्ध का जिक्र है। हाँ, 13वां शिलालेख बहुत अहम है। उसमें क्या खास है? उसमें अशोक खुद युद्ध की भयानकता का वर्णन करते हैं, बताते हैं कि कितने लोग मारे गए, कितने बंदी बनाए गए, और फिर अपने मन के बदलाव और धम्म विजय की बात करते हैं। तो ये एक तरह से उनका पर्सनल अकाउंट है उस घटना का। बिल्कुल, एक तरह से उनका कबूलनामा भी है और भविष्य का घोषणा पत्र भी। इसमें वो पड़ोसी राजाओं का भी जिक्र करते हैं जहां उन्होंने धम्म का संदेश भेजा था। ये उनके नजरिए में आए बदलाव का सबसे पक्का सबूत माना जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये शिलालेख मिले भी कहाँ हैं? मतलब सिर्फ एक जगह नहीं? नहीं, दूर दूर तक। पाकिस्तान में शाहबाजगढ़ी और मनसेरा से लेकर पाकिस्तान तक। हाँ, और इधर उड़ीसा में धौली और जौगढ़, और दक्षिण में जाएं तो कर्नाटक के मास्की और इरगुडी तक। बाप रे, मतलब उन्होंने वाकई ये संदेश पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलाया। हाँ, इससे उनकी पहुंच और उनके इरादे दोनों का पता चलता है। तो मूल रूप से इन शिलालेखों के जरिए अशोक ने धम्म का एक सिद्धांत पेश किया। क्या था वो सिद्धांत संक्षेप में? लोगों को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देना, बड़ों का आदर करना, सहनशील बनना, सभी जीवों पर दया करना। और उन्होंने राजा और अधिकारियों को भी आदेश दिया कि हमेशा प्रजा के हित में सोचें। जी। ये सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश नहीं था। नहीं, ये एक तरह का सामाजिक और नैतिक कोड था पूरे साम्राज्य के लिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अशोक एक विजेता सम्राट से बदलकर धम्म के प्रचारक बन गए। बिल्कुल। और अपने विचारों को पत्थर पर लिखवाकर एक तरह से अमर कर दिया। ये शिलालेख आज भी उनकी कहानी कहते हैं। जी हाँ, और ये हमें ये भी दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव, चाहे वो युद्ध की त्रासदी जैसा भयानक अनुभव ही क्यों ना हो, किसी शासक की सोच और उसकी पूरी नीति को बदल सकता है। सही बात है। ये शिलालेख सिर्फ इतिहास नहीं है, ये लीडरशिप पर, नैतिकता पर और शांति की तलाश पर सोचने को मजबूर करते हैं। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। जी। क्या इतिहास में किसी शासक का इस तरह का हृदय परिवर्तन, मतलब इतना बड़ा बदलाव, वाकई उसकी नीतियों और साम्राज्य की दिशा को स्थायी रूप से बदल सकता है, खासकर जब वो इतने बड़े पैमाने पर लागू किया गया हो? ये बहुत गहरा सवाल है। और अगर हाँ, तो उसके लंबे समय तक चलने वाले असर क्या हो सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आज हम अशोक के शिलालेखों और मौर्य प्रशासन की विशाल दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स और स्रोत हैं जो इस साम्राज्य की बनावट, समाज और हाँ, अशोक के धम्म यानी उनके नैतिक सिद्धांतों को फैलाने के तरीकों पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, और हमारा मिशन है इन स्रोतों से सबसे जरूरी बातें निकालना। मतलब अशोक ने अपने संदेश कैसे फैलाए, ये इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य चलाया कैसे गया, और उस जमाने का समाज दिखता कैसा था। हाँ वही, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अशोक के मशहूर शिलालेखों से। 14 बड़े शिलालेख मिले हैं हमें। हाँ, मेजर रॉक एडिक्ट्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, ज्यादातर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, कुछ उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी में भी हैं। सही। और इनमें 13वां शिलालेख बहुत खास है ना? हाँ, उसमें कलिंग युद्ध का जिक्र है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ एक युद्ध का जिक्र नहीं है, मतलब वो अशोक की सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। अच्छा। हाँ, कैसे वो भयानक हिंसा देखकर धम्म के रास्ते पर चले। वो उनके शासन की दिशा बदलने वाला पल था एक तरह से। और कुछ स्तंभ भी तो हैं, वो भी खास हैं। अरे हाँ बिल्कुल, जैसे रामपुरवा में बैल मिला है, सारनाथ का सिंह शीर्ष तो खैर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक ही बन गया। हाँ, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सही। और दिल्ली टोपरा वाला स्तंभ वो अकेला है जिस पर 7वां शिलालेख भी है। अच्छा, और छोटे शिलालेख मस्की गुर्जरा वाले? वो भी बहुत अहम है। मस्की जैसे शिलालेखों से ही पहली बार पक्का हुआ कि देवानाम्प्य प्रियदसी असल में अशोक ही हैं, उनका नाम मिला वहां। अरे वाह,
तो अशोक ने सिर्फ पत्थर पर संदेश नहीं खुदवाए, उन्होंने धम्म को लोगों तक पहुंचाया भी। बिल्कुल, उन्होंने बाकायदा इसके लिए काम किया। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सीलोन भेजा, आज का श्रीलंका। हाँ, सुना है। और नेपाल में भी तो कुछ मिला है, रुम्मिंदई। हाँ, रुम्मिंदई और निगाली सागर, वहां कनक मुनि स्तूप के पुनर्निर्माण का भी जिक्र है। ये सब धम्म प्रचार से ही जुड़ा है। और वो गुफाएं बराबर पहाड़ियों वाली? हाँ, वो उनकी धार्मिक सहिष्णुता दिखाती हैं। वो गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं थी, बल्कि आजीविक संप्रदाय के लिए बनवाई थी। अच्छा, जो बौद्ध नहीं थे? नहीं। और बाद में उनके पोते दशरथ ने भी नागार्जुनी गुफाएं बनवाई। तो मतलब वो अलग अलग विचारों को जगह दे रहे थे। ये तो बड़े साम्राज्य के लिए जरूरी भी रहा होगा। अच्छा, आप जरा प्रशासन पर आते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और सप्तांग सिद्धांत, ये क्या है? हाँ, सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये वो कहते हैं कि राज्य एक शरीर की तरह है, जिसके 7 जरूरी अंग हैं। 7 अंग? जैसे राजा सबसे ऊपर, फिर अमात्य यानी सचिव या मंत्री, फिर जनपद। जनपद मतलब इलाका। हाँ, इलाका और वहां के लोग। फिर दुर्ग यानी किला, कोश यानी खजाना, सेना, और आखिर में मित्र यानी सहयोगी राज्य। दिलचस्प। तो इस शरीर को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। टैक्स सिस्टम कैसा था? काफी व्यवस्थित था। कई तरह के कर थे, जैसे हिरण्य का जिक्र है, जो शायद सोने या नकद में होता होगा। अच्छा। फिर प्रणय था, एक तरह का इमरजेंसी टैक्स। पिंडकार, गांव वाले मिलकर चीजों के रूप में देते थे। और सेना भक्तम? सेना के रखरखाव के लिए। बाप रे, काफी कुछ था। और इन सब का हिसाब कौन रखता था? उसके लिए बड़े अधिकारी थे, सन्निधाता थे, मुख्य कोषाध्यक्ष ट्रेजरर, और समाहर्ता वो थे टैक्स कलेक्टर, रेवेन्यू हेड। ठीक है। और न्याय, कोर्ट वगैरह? हाँ, उसके लिए भी सिस्टम था। 2 तरह की अदालतें थीं। फौजदारी मामलों के लिए कंटक शोधन यानी क्रिमिनल केस। हाँ, और दीवानी मामलों जैसे जमीन जायदाद के लिए धर्मस्थनीय। समझ गई। और भी अधिकारी होंगे? बहुत थे। अक्षपटलाध्यक्ष थे, अकाउंटेंट जनरल, सीताध्यक्ष थे कृषि के लिए, नवाध्यक्ष जहाजों के लिए, शुल्काध्यक्ष कस्टम्स के लिए। अच्छा। और एक बहुत ही अनोखा पद था, धम्म महामात्य। हाँ, ये तो अशोक ने शुरू किया था ना? बिल्कुल। इनका काम था धम्म के नियमों का पालन करवाना, लोगों की नैतिक भलाई देखना। ये अशोक की सोच को एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ने का एक तरीका था। ये धम्म महामात्य तो समाज पर भी असर डालते होंगे। समाज कैसा था उस वक्त? मेगास्थनीज ने कुछ लिखा है? हाँ, मेगास्थनीज जो यूनानी राजदूत थे, उनकी किताब इंडिका हालांकि पूरी नहीं मिली है, पर उसके हिस्सों से पता चलता है उन्होंने समाज को 7 वर्गों में बांटा। 7? 4 वर्ण नहीं? नहीं, उन्होंने 7 बताए। दार्शनिक, किसान, शिकारी चरवाहे, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और पार्षद। और दिलचस्प बात, उन्होंने लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। ये तो अजीब है, क्योंकि अर्थशास्त्र में तो वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। हाँ, अर्थशास्त्र में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र है। लेकिन अर्थशास्त्र ये भी कहता है कि महिलाएं ऊंचे पद पा सकती थीं, सेना में भी जा सकती थी। अच्छा। हाँ, और 8 तरह के विवाह और तलाक की भी इजाजत थी। एक शब्द अंत्यज भी मिलता है, शायद उनके लिए जो वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। तो हो सकता है साम्राज्य मेगास्थनीज या सिर्फ अर्थशास्त्र के विवरण से ज्यादा जटिल हो, शायद दोनों में कुछ सच्चाई हो। ये हो सकता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था की बात करें तो व्यापार वगैरह? अर्थव्यवस्था भी मजबूत लगती है। अशोक ने कुछ टैक्स कम किए, जैसे बलि नाम की भेंट अब शायद जरूरी नहीं रही। अच्छा। व्यापार खूब होता था। बंदरगाह बहुत अहम थे। पश्चिम में भरोच और सोपारा, पूर्व में ताम्रलिप्ति, ये बड़े पोर्ट्स थे। तो इतना बड़ा साम्राज्य, इसका अंत कैसे हुआ? हर साम्राज्य का अंत होता है। मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहद्रथ, उसे उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। ओहो। हाँ, और फिर शुंग वंश की शुरुआत हुई। तो ये थी हमारी आज की यात्रा, अशोक के शिलालेखों से लेकर मौर्य प्रशासन और समाज की एक झलक तक। बिल्कुल, हमने काफी कुछ देखा, शिलालेख, प्रशासन, समाज। हाँ। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है। क्या? ये जो मेगास्थनीज ने 7 वर्ग बताए, और जो हमारी परंपरागत 4 वर्णों की व्यवस्था है, हाँ, ये दोनों विवरण एक ही समाज में कैसे फिट होते हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ देखने वाले के नजरिए का फर्क था? हाँ, मतलब एक बाहरी आदमी का नजरिया और एक अंदरूनी शास्त्र का?
यह समाज सच में इतना मिला जुला था जिसमें दोनों तरह की चीजें चल रही थी। या शायद वक्त के साथ समाज बदल रहा था। हो सकता है। इस पे सोचने के लिए बहुत कुछ है। हाँ। यह हमें इतिहास की और पर्दे खोलने के लिए उकसाता है।